Arise, awake, and stop not until the goal is reached. भोपाल नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में तृतीय आदिवासी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 4 से 10 सितंबर 2010 तक आयोजित किया गया। तृतीय आदिवासी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के 211 आदिवासी युवाओं ने सहभागिता की। सांस्कृतिक, सामाजिक, कैरियर काउंसलिंग, राष्ट्रीय समस्याओं, आर्थिक मूल्यों, वनाधिकार कानून एवं नक्सलवाद आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चाएं आयोजित की गयी। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां संपन्न हुई। शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को विधानसभा का भी भ्रमण कराया गया। आदिवासी युवाओं ने माननीय महामहिम राज्यपाल से सौजन्य भेंट की। प्रतिदिन प्रतिभागियों को शारीरिक व्यायाम एवं योगा अभ्यास भी कराया गया। तृतीय आदिवासी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक एस.के. राउत, प्रोफेसर विजय अग्रवाल, निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत एवं अरुण सरावगी, मंडल निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन भोपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक दायित्व सौंपा। 7 दिवसीय आदिवासी युवाओं का सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का उसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हुआ। भोपाल इस देश का हृदय प्रांत है। हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की जान है और इसलिए इस देश में जब आप आए हैं अपनी विभिन्न संस्कृतियों को लेकर, तो पूरा मध्य प्रदेश और विशेष रूप से उसकी इस राजधानी भोपाल में आपका विशेष रूप से स्वागत है और अभिनंदन है। नेहरू युवा केंद्र जिसने पूरे देश में एक तरह से सांस्कृतिक क्रांति लाने का कार्य किया है, उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि देश के विभिन्न भागों में जो आदिवासी संस्कृतियां हैं उन्हें एक स्थान एकत्र कर संस्कृतियों के आदान प्रदान के साथ ही साथ जो हमारी मुख्य धारा है उससे जोड़ने का समन्वय और प्रयास किया जाए। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में स्वतः स्फूर्त तरीके से इस देश के विभिन्न अंचलों में आदिवासियों के नाम पर बहुत सारे ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं जो वैसे तो उनके हिमायती बनने का दावा करते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य कुछ और है। ये तत्व आपके बीच में बैठकर तरह तरह के षड्यंत्र कर, प्रलोभन देकर आपको उकसाते हैं और चाहते हैं कि यह पूरा देश, जिसे हमने कहा है कि भारतवर्ष हमारा प्यारा देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जहां पर विभिन्न संस्कृतियां पूरी तरह से जिनकी रक्षा करने का दायित्व है हमारे संविधान में, और जिसके लिए हर प्रदेश की सरकारें कटिबद्ध हैं और प्रयासरत रहती हैं। लेकिन ये ऐसे कुछ तत्व हैं जो उन क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत सुदूर हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो जो विकास की दौड़ है उसमें पीछे रह गए हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं।
मित्रों, ये तत्व हमारे मित्र तत्व नहीं है। इनकी जो गतिविधियां हैं वो न तो देश के हित में है, न समाज के हित में है और न हमारे हित में है। तो आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे बहुत सारे तत्वों को हम पहचानें और उनकी इस तरह की जो भ्रामक गतिविधियां हैं, जो हमको बांटने की गतिविधियां हैं, जो हमको सरकार के विरुद्ध उकसाने की प्रवृत्तियों का संचालन करती हैं, इनसे सावधान रहें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र को और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड यूथ वेलफेयर तथा होम मिनिस्ट्री को भी इस प्रकार की कल्चरल एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो आप लोग अपने जगह से एक प्रांत से दूसरे प्रांत को आकर यहाँ के भाषा, यहाँ का शैली, यहाँ के जीवन शैली और परिवेश, ये सब के बारे में बहुत अच्छी सीधे सीधे आपको जानकारी मिल सकता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा आपको मालूम है कि अभी हमारे देश में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है, पर्टिकुलरली आदिवासी अंचल में जो नक्सलवाद पनप रहा है, वो कई बार समझ के अभाव से इस प्रकार की घटनाएं होती है। विशेषकर आदिवासी अंचल में ये हम लोगों को किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ गांधी जी का आपको सबको मालूम है, हमारे बापू हैं जिन्होंने ये बता के गए हैं कि हमारे यहाँ मुख्य रास्ता जो है उसमें सबसे बड़ी बात है अहिंसा, सत्य, न्याय, शांति, ये सब बातें जो उन्होंने कह के गए हैं। पूरा दुनिया उस तरफ जा रही है, हम पिछड़े हुए फिर उसी बात पे आ रहे हैं। आज आवश्यकता ये है कि हमारे जो आदिवासी युवा युवती हैं उन लोगों को नौकरी मिले, अच्छी धंधा मिले, वो आगे आएँ, समाज के जो है बाकी लोगों की तरह वो अपने आप को एस्टेब्लिश करें। बहुत सारे हमारे यहाँ जो आपके सीनियर पदों पर जो बैठे हुए हैं वो आदिवासी कम्युनिटी से है। वो लोग अच्छे पद पर विराजमान हैं। कई सारे लोग जो अच्छे धंधा करते हैं वो भी उसी अंचल से हैं। तो इसलिए हमारी सोच में ये आना चाहिए कि जो लोग हमको इस प्रकार की रास्ता बताते हैं, ये थोड़े दिन का ही है, अल्टीमेटली ये हिंसा की रास्ता जो है कहीं सफल होता नहीं है। युग पथ पर खड़ा हुआ कल की बातें सोच रहा था, कितनी जल्दी वह बीत गया, अब सब कुछ नया नया था। जो कल तक मेरे अपने थे वे सब कहाँ गए, कुछ नए मिले, कुछ पीछे छूटे, कुछ टूट गए। जो भूल गए, जो भूलेंगे, जो भूल रहे हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। यह संसार बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आपके जीवन में भी कुछ बुजुर्ग आपने अपने गांव में देखे होंगे, वे विदा हो चुके। अब नई पीढ़ी के रूप में आपने अपने गांव की, अपने जिले की, अपने प्रांत की, अपनी तहसील की बागडोर संभालने की तैयारी कर ली है। इसके बाद आप कुछ समय बाद आप भी वही होंगे जो मैं अपनी उस जड़ों को काट रहे होते हैं, जिन जड़ों के आधार पर आपको खड़े होने का संबल मिलता है। इस बात को आप लोग अपने हृदय में उतार लीजिए और इसका विश्लेषण कीजिए, सोचिए अपने विवेक से। भगवान ने हर एक को बुद्धि दी है, विवेक दिया है। अच्छे बुरे का ज्ञान केवल शहर वालों की, नागरिकों की जो हैं नगरवासी, नागर जिनको कहते हैं, उनकी बकौती नहीं है। उनसे ज़्यादा विवेक, उनसे ज़्यादा प्रकृति का ज्ञान उन आदिवासी अंचलों के लोगों में होता है जिनको हम लोग अनपढ़, अशिक्षित मानते हैं।
जन्म लेते हैं वे धन्य हैं। गायन्तु देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। जो भारत भूमि में जन्मते हैं वे धन्य हैं, ऐसा कहा है। तो यह भारतीयता क्या है? भारतीयता का पहला और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जंगलों में वन रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, उनसे ज्यादा इसका उदाहरण कोई नहीं दे सकता कि भारत की भारतीयता का सबसे पहला लक्षण है, सबसे पहला उसका यह है कि वो स्वीकार्यता है उसके अंदर। वह किसी को भी खारिज नहीं करता, वो ये नहीं करता कि फलाना मर जाने के लायक है, फलाना जो है उसको उसके यहाँ उसको निकाल देने के लायक है, वो हमारा नहीं है, वो कोई और का है। भारत में भारतीयता असल में सबको स्वीकार करना, यही भारतीयता सबसे पहला काम यह है भारतीय का कि वह सबको स्वीकार करता है। पहली चीज तो सबको स्वीकार करना, दूसरी चीज ही अपना कर्म करना, और तीसरी चीज जो भारत में जो बहुत महत्वपूर्ण जो तीसरी चीज भारतीयता को बताती है वो ये है कि कर्म अच्छा और बुरा होता है। सिर्फ कर्म नहीं होता, कर्म जो होता है अपना जो काम है, कर्तव्य है, वो अच्छा और बुरा होता है। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है और बुरे काम का, बोलो ना, हाँ टोपी पहनिए। एयरफोर्स की बात हो गई है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो गई है, अपन होलिस्टिक वे पे बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। आप लोग सब यूथ हैं, एम्प्लॉयमेंट से कुछ लोग हो सकता है जुड़े हुए हों, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट से जुड़ना चाहते हैं एक उम्र के बाद। और हम पढ़ाई करें या कोई हुनर सीखें या कुछ करें, हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ रोजगार के लिए प्राप्त करें। आज से हजारों साल पहले हमारे ही गांव में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने दवाइयों पे काम शुरू किया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी दवाई या जड़ी बूटी के रूप में मौजूद है जो कि आदमी के एक्सिस्टेंस को बनाए रखेगी। यदि इस तरीके की जड़ी बूटियाँ नहीं होती तो हो सकता है कि 100 साल 200 साल या 1000 साल में ही पूरा विनाश हो गया होगा। मेरा स्पेशलाइजेशन चूँकि फार्मेसी है और फार्मेसी में भी मैं जो काम करता हूँ वो जड़ी बूटियों से रिलेटेड है। हमारा जो काम है वास्तव में वो काम रूरल कम्युनिटी के द्वारा शुरू होता है और हम उसको एक मॉडर्न दवाई के रूप में विकसित करने तक का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। जब भी हम कोई दवाइयाँ बनाने की शुरुआत करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से या किसी जड़ी बूटियों से, अधिकांश लोग उसके इनिशिएशन पॉइंट को भूल जाते हैं, उसकी शुरुआत को भूल जाते हैं कि ये जो जड़ी बूटी पहली बार किसी ने रिपोर्ट की या उसके बारे में किसी ने जानकारी दी या देने वाला जो आदमी है उसको हमेशा के लिए अपनी स्मृति में नहीं रख पाते हैं तो उस कंपनी को या उस वैज्ञानिक को जिसने फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और आपके सामने दवाई बना के रख दी। पर वास्तविकता ये है कि यदि एक कॉमन कॉन्सेप्ट एक गांव से एक ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आया होता तो किसी भी दवाई की या जड़ी बूटी की परिकल्पना करना भी बड़ा असंभव सा है। और इसी तारतम्य में मेरी जो वार्ता है आज की वो इस पर बेस्ड है कि किस तरीके से आप लोगों के पास जो जानकारी होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है जड़ी बूटियों से रिलेटेड, वो कितना इम्पोर्टेंट है और पूरा सारा जो संसार है वो भारतीय नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। आज जितने भी विकास कार्य दवाई के क्षेत्र में हुए हैं, यदि आप उसकी हजारों साल पुरानी यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो उसकी जो शुरुआत हुई है वो भारतीय किसी न किसी कोने पे ही हुई है और भारतीय व्यक्ति ने ही शुरुआत की। My brothers and sisters from different parts of the country. Greetings from
Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sri Perupati. मैं आपका राजीव गांधी संस्थान की ओर से स्वागत करता हूं। Well, I am happy that there is a very beautiful and meaningful cultural program going on here, in which different types of tribal dances and tribal culture programs are presented. मुझे खुशी है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम ट्राइबल्स के हो रहे हैं। As a part of the employment encouragement program, और रोजगार कार्यक्रम की भी बात हो रही है। Government of India has decided to identify the skills of young people, especially rural youth people, so that their employability can be strengthened. भारत सरकार ने ग्रामीण जो ट्रेडिशनल रोजगार हैं, पारंपरिक रोजगार हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की एक योजना बनाई है। Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, in collaboration with National Council of Vocational Training, is trying to identify the young people with the skill, and we are going to certify them in the concerned skill. मोनिका मरांडी है, मैं मुंगेर जिला से हूँ। यही सीख मुझको मिला कि हम अपने करियर को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों को रोजगार के बारे में भी जानकारी मिली और साथ ही साथ रोजगार के साथ साथ अपनी संस्कृति के साथ साथ हमें अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे जगहों में हम लोगों को ले गया। मेरा नाम सूरज कुमार सोरेन है। हम उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से आए हुए हैं और हम लोग भोपाल आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम 1 साल से हम जुड़े हुए हैं नेहरू युवा केंद्र से। और जब हम लोग भोपाल आए हैं, इधर का जो प्रोग्राम हुआ हमको बहुत अच्छा लगा।
मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। हमने सोचा भी नहीं था कि महामहिम राज्यपाल की दर्शन इतने नज़दीक से हम कर पाएंगे। इतने नज़दीक से हुई हमने इनकी दर्शन की, इसके लिए हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी सौभाग्यशाली अवसर दिया। मेरा नाम दामोदर मुर्मू, मैं उड़ीसा स्टेट की गोरखपुर जिले से आया हूँ। मेरे और मेरे साथियों ने बहुत आकर के बहुत सीखा, बहुत जाना। हम लोग कभी सोचा नहीं था हम लोग ऐसा जगह में। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाएंगे तो केवल प्रोग्राम तो केवल हम लोगों को करना है, लेकिन यहाँ आने के बाद वैसी बात नहीं है केवल हम लोगों को प्रोग्राम ये करना है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को ऐसा जगह ले गए कि केवल हम लोग किताबी भाषा में केवल जानते थे कि यहाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन यहाँ आने के बाद वास्तविक में क्या है रियली में उसको हम लोग देखे। इतनी विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एक यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। आप समस्त युवा बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के आदिवासी अंचलों के प्रतिनिधि नेहरू युवा केंद्र संगठन ने आपको एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं में से परिचित होने का यह अवसर प्रदान किया। इस अवसर का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम के पश्चात जब आप अपने क्षेत्र में वापस जाएंगे तो मन में एक दूसरे के प्रति वर्गों के मुद्दाओं में सामाजिक का संचार होगा। युवा भारतीय संस्कृति से परिभाषित करते होगी। आप सभी को मेरी ओर से उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव के बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं
अहिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से तय करूंगा। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम शेखर सोरेन है। बिहार राज्य के मुंगेर ज़िले से हूँ। मेरा गांव का नाम लकड़कोला है। मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन में फ़िलहाल कुछ 10-15 दिन से ही जुड़ा हूँ और हम लोग को यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सब चीज़ का सुविधा मिला, ट्रेन टिकट का भी। और जैसे कि हम लोग जगह जगह में पहुँचते गए, उसी तरह हम लोग को यहाँ के नेहरू युवा संगठन के व्यक्ति हम लोग को लिफ्ट करते गए, अच्छी तरह से यहाँ तक पहुँचाए। और यहाँ आने के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था वो अच्छी तरह से हुआ और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे चीज़ देखने को भी मिले। बहुत स्थानीय जैसे कि ये भीम वाटिका जो वर्ल्ड के नंबर 1 पे जो प्रदर्शनीय स्थान है वो देखने को मिला। और जैसे कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं, राज्य भवन हम लोग घूम सकते हैं, विधानसभा जा सकते हैं और भोजपुर मंदिर जहाँ शिवलिंग मंदिर है, ऐसे बहुत सारे जगह देखने को मिले। और विशेषकर यहाँ जो हम लोग आए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम आदान प्रदान के लिए, तो हम लोग इतना आदमी व्यक्ति जमा हुए थे जो कि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, उसकी भाषाएं का उपयोग कर सके। हम लोग बहुत अच्छी तरह से हुआ। और विशेषकर यहाँ की जो सुविधाएं थी जैसे कि खाना पीना और सोने का सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी तरह थी। मैं कपी ध्वज यूपी स्टेट के सोनभद्र जिले से यहाँ आकर 5 स्टेट के टोटल 9 जिले के लोगों से मुलाकात हुई और अलग अलग ज़िले की अलग अलग भाषाएं, बोलियां, अलग अलग संस्कृति मिली। उसमें पले लोगों से मिलकर अलग अलग की बातें सुनने को मिली, समझने को मिली।
इसके लिए एक नेहरू युवा केंद्र संगठन माध्यम था। इसके माध्यम से हमने इन लोगों से मिला और मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि भविष्य में मैं राज्यपाल महोदय से मिल पाऊंगा या ऐसे तमाम जो दृश्य दिखाए गए, जैसे इंदिरा गांधी संग्रहालय, बीम बैठका, विधान भवन, शिव मंदिर, जिसकी हमने कल्पना कभी नहीं की थी। इसके बारे में हम जानते नहीं थे कि अभी स्थान है। मेरा नाम श्वेता उरांव है, मैं रांची झारखंड से हूँ। मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम नेहरू युवा केंद्र की ओर से इतना दूर घूमने के लिए आ गए हैं। हम कभी सोचे नहीं थे कि हमें इतना दूर आने का मौका मिलेगा। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। हमें अनेक देखने के लिए चीज़ मिला। हम लोग यहाँ मतलब अपना अपना भाषा संस्कृति का प्रदर्शन किए। सभी युवा यहाँ पर खुशहाल रहे, सभी व्यवस्थाएं गुड कहें तो कम होगा या जितनी हम प्रशंसा करें हमारे लिए वो कम होगा। जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार से हमारे अधिकारी कर्मचारी का सहयोग रहा, यदि हम उन्हें धन्यवाद देना चाहें तो वह कम होगा। उन्हें किस शब्द से हम धन्यवाद दें यह मेरे पास कोई शब्द नहीं है। This is Rajshekhar Reddy, came from Prakasam district in AP. First of all, this is spacious and grateful and wonderful occasion like this, who are given this opportunity, thankful to them. We came 3rd September. Still, we have 7 days staying here. We get more and much knowledge, just like travel, culture, different states came from here. We get different states like travel, culture, and full educational counseling and career counseling. Next, we will goes to sightseeing, just like we saw Human Museum, Science Museum, and we will see historical place like Lord Shiva Temple, and we saw rock painting. And yesterday we will went to Vidhan Sabha and Raj Bhavan. These are all moments we have feel very well. Who is given this opportunity, thankful to them. Thank you. हमें जो कुछ भी सीखा सुना उसको हम अपने जीवन में संजोए रखेंगे एवं हम दूसरों को भी ये प्रेरणा जरूर देंगे। तो अंत में मैं नेहरू युवा केंद्र के संचालक एवं उनके साथियों को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। साथियों, भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से आप सबका स्वागत है और आभार है। मुझे खुशी है कि मैं आपके बीच अपने को पा रहा हूँ। तृतीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के समापन अवसर पर
आप लोगों ने कई प्रकार के विद्वानों के विचार से अवगत हुए। निश्चित रूप से आप राष्ट्र की मुख्य धारा की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। हमारा देश आज बाहरी ताकतों से जूझ रहा है, लेकिन वही ताकतें हमारे अंदर भी जड़ें पसार रही हैं। हमें उन्हें मूल रूप से समाप्त करना है तथा देश में फैल रहा नक्सलवाद जैसी बुराइयों को रोकना है। सरकार ने आपको आपकी संस्कृति से नज़दीक से परिचय कराने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन को यह जिम्मेदारी देकर मुझे महसूस लगता है कि सही कदम उठाया। मैं मध्य प्रदेश के निदेशक श्री अरुण श्रावण जी को तथा उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उनकी मेहनत से यह कार्यक्रम अपने सही रूप में सफल रहा। अतः ज़्यादा न बोलते हुए मैं एक बार पुनः आपसे को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर सुख शांति से अपना समय बिताया तथा जानकारी प्राप्त करी, उसके लिए धन्यवाद। हर देश की ताकत उसका युवा होता है। उसके बीच में आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आप सब बहुत प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। आदिवासियों की संस्कृति और उनकी जीवन शैली से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वे रहना चाहते हैं, इतने युगों से वो रह रहे हैं, आपसे कोई वो शिकायत नहीं करते, इसलिए उनकी जीवन शैली छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण कि हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वो भारतवर्ष के बहुत प्रमुख अंग हैं और इसलिए उनके सहयोग से, प्रशिक्षण से, मदद से उन्हें मुख्य धारा जो है भारतवर्ष की, उसमें जोड़ना चाहिए। मित्रों, ये यही बात का संकेत करते हैं कि हम कहीं भी रहें, किसी तरह का भी काम करें, लेकिन जो हमारे दिल में हीन भावना है उसको हमें दूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें बड़े हेय दृष्टि से देखता है तो हम कह सकते हैं और छाती ठोक कर कह सकते हैं कि आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो पहले आया, पहले वास करता था। आप आए पहले, आपके पिता पहले आए, वो कहेगा पिताजी पहले आए, तो हम आपके पिता तुल्य हैं क्योंकि हम आदिवासी। इस भावना से अगर आप अपने आप को स्थापित करेंगे तो बहुत सी कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएंगी। आदिवासियों के बीच में जो बात करते हैं तो वो इतनी बिल्कुल ठीक बात करता है कि साहब हम क्या करें, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ जो है वो ये दादा लोग हैं, तो दिन में पुलिस मारे और रात को दादा लोग मारे। तो हम ये कहते हैं कि अब इनको लड़ने दो, जैसे दो मुर्गों की लड़ाई होती है ना, वैसे दोनों मुर्गों को लड़ने दो, हम देखें। तो वहाँ भी ये बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर कहने वाले लोग हैं। जंगल के प्रेमी, जंगल आदिवासियों की वजह से नहीं कटा है। मेरा ये सोच है, हो सकता है गलत हो। मुझे ये बताइए, जिस जंगल से उनका परिवार की रोजी रोटी चलती हो, जिस जंगल से उनके बच्चे पलते हों, वो आदमी उस जंगल को क्यों काटेगा? आज झाबुआ के अंदर कोई आदमी महुआ का झाड़ नहीं काटता है, आम का झाड़ नहीं काटता है, और घोड़े पे अगर आदमी बैठ कर जाए तो उस पर कभी तीर नहीं चलाता। तो वो उसके अपने सिद्धांत हैं, और सिद्धांत है तो वो अडिग सिद्धांत है। तो ये तो बात हुई निष्पक्ष, निष्कपट आदिवासी की, लेकिन उसके अंदर भी अपना आत्मसम्मान होता है। आप आत्मसम्मान की ठेस पहुंचाने की हिम्मत करिए किसी बने बगैर बड़े अच्छे घट्टे घट्टे आदिवासी, फिर वो आपको बता देगा कि वो जो है वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। एक हफ्ते तक आप यहाँ पर रहें, मैं भी आप किसी तरह से जो है वो मेरे युवा केंद्र में तो नहीं रहा, लेकिन मैंने 5 साल तक एनसीसी की, और एनसीसी में मैंने 6 कैंप अटेंड किए थे। एक कैंप मैंने कमांड भी किया था, राजस्थान का नायक। तो 10 दिन के बाद में हम टी-शर्ट थे एक दूसरे से,
तो वो एक आत्मीय कष्ट होता था कि देखो हम 10 दिन तक काफ़ी मस्ती बारी हमने एक दूसरे को जानने का हमको मौका मिला, और आज हम जा रहे हैं अपने अपनी जगह। शायद आप आए होंगे तो आपके अंदर वो संकुचाहट होगी कि आज हमको यहाँ से अलग अलग स्टेट से बुलाया है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहाँ रखेंगे, पता नहीं क्या खिलाएंगे, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। लेकिन 6 दिन के बाद में जो संस्करण आपने सुना है, इसका मतलब ये है कि ये प्रशिक्षण शिविर काफ़ी सफल रहा, और आप एक दूसरे को जानने और पहचानने का आपको मौका मिला। उत्तर प्रदेश वाले सोचते रहते हैं झारखंड कैसा होगा, बिहार वाले तो जानते हैं कि झारखंड कैसा होगा, क्योंकि एक ही राज्य के 2 टुकड़े हो गए। तो आंध्र प्रदेश वाले जो है वो झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश, तो इनको सोचने समझने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, बोली अलग अलग हो, लोकल बोली चाहे अलग अलग हो, लेकिन हमारा दिल एक है। हमारी संस्कृति कभी भी बदल नहीं सकती, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान है। मैं ये कहूँगा कि अगर जो है प्रकृति के नज़दीक सबसे ज़्यादा अगर संस्कृति है तो वो आदिवासी है। एक कारण मैं बताऊँगा, छोटा सा उदाहरण दूंगा जिसमें संस्कृति का पता लग जाएगा। हम अपनी बेटी का शादी करते हैं, हम दहेज देते हैं, भैया पैसे भी ले जाओ और मेरी लड़की भी ले जाओ। आदिवासी ये काम नहीं करता। आदिवासी करता है तो तू मेरी बेटी को लेके जा रहा है रे, तू तेरे घर में रहेगी, तेरे बच्चे पैदा करेगी, तेरा मजदूरी करेगी, तेरे खेती पे काम करेगी, इतना पैसा दे देगी। वो झाबुआ में झगड़ा आज भी है, वो है प्रकृति के सबसे नजदीक। ऐसा कौन सा न्याय होगा जिसमें ये कहो कि हमारी बेटी भी ले जाओ, साथ में इतने रुपए भी ले जाओ, दहेज भी ले जाओ। लेकिन आदिवासी संस्कृति प्रकृति के सबसे नजदीक है। मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलाएं तो पूरे देश के 40% आदिवासी भाई बहन इस प्रदेश में रहते हैं। 40%। आपके क्षेत्र को विकसित करके, अपने आप को विकसित करके, और उसका तरीका यही है, पढ़ो और लिखो। मैंने एक लोटा पानी लाया, मैं लोटा पानी लाया, मेरे सिर पे डाला तो बाल था नहीं, तो पानी तुरंत आया, मेरी कमीज सब भीग गई। तो वहाँ सरावगी साहब जैसे बैठे थे, इनके अच्छे बाल, मैं उसको बुलाया था, उसके दिल पे थोड़ी गड़बड़ मैंने की, धीरे धीरे करके पानी डाला, कुछ पानी बाल में फंसा रहा, कुछ थोड़ा नीचे आया। अब मैंने समझ आया जल ग्रहण क्या होता है। अब जो टेकरी हो, पहाड़ी हो, जो मेरी जैसी हो नंगी, उस पर पानी गिरता बह के निकल जाता है, और जो उस टेकरी के ऊपर पेड़ हो जैसे इनके सिर पे है, तो वो पानी धीरे धीरे करके जमीन में उतरता है, ये जल ग्रहण होता है। पेड़ है, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आपके पानी रहेगा, छाया रहेगी, उसका फल खाने को मिलेगा, उसके आसपास कंदमूल जो होंगे वो खाने को मिलेंगे, उसके नीचे घास जो होगी वो आपके मवेशी खाएंगे, आपके यहाँ बाढ़ नहीं आएंगी क्योंकि उसकी जड़ें जो हो पानी के भाव को रोकेंगी। और हो चाहे गोड़ हो, ये तो अभी भी बचे हुए हैं सर। लेकिन जो पहाड़ी कोरबा है, सहारिया है, जो बैगा है, जो आदिवासियों की सबसे पुरातन जाति है, और वहां 2 बहुत अच्छे बात है। एक, आज चाहे दुनिया जितना भी अपराध में जा रहा हो, लेकिन आज भी अगर क्राइम रेट सबसे कम है तो उन बैकवर्ड ट्राइब्स में है जो बचाए हुए हैं अपने को, और उनकी जनसंख्या रोज कम होती चली जा रही है। शायद थोड़े दिन के बाद में जो हमारे आदिवासी भाई बहन आए हैं और मानव संग्रहालय में जाकर देखें कि आदिम मानव कैसा होता है, वैसी स्थिति आने वाली है। इसलिए इस पर भी गंभीरता से भारत सरकार को विचार करना चाहिए, उनकी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का। दूसरी बात, आज भी आदिवासियों के बारे में बहुत सारी बात, एक बात मैं अंतिम बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं आभार के साथ में, कि अगर आज जो सबसे बड़ा संकट जो भ्रूण हत्या का है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके बारे में बात नहीं, लेकिन ये समाज जो मानवता पर और प्रकृति का पूजा करने वाला है, आज इस बस्तर की हमने चर्चा की, अगर बस्तर में जनसंख्या का अनुपात देखें तो 1000 पुरुष पर आज भी 10-20 महिला
महिलाएं हैं, एक कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है जो भारतवर्ष में हो रहा है और जिसकी हमारी चुनौती है। तो ये हमारे बड़े अच्छे हैं। और जिस तरह आज भी हमारे व्यापारी और नक्सलवाद पर तो मैंने काफी वो जो पीर पखाजूर गांव जो बांग्लादेश से वापस आए बरवा साहब भी जाते हैं, उन गांवों में मैंने कैंप किया। कभी नक्सलवाद इस तरह का अगर विरोध नहीं करता अच्छे कामों का, लेकिन आज दोनों लोग पिस रहे हैं। उन्होंने बहुत सच्चाई बात की कि एक और पुलिस और दूसरी ओर नक्सल से, और दूसरी ओर जो उनके संसाधन पर, चाहे वो व्यापारी हो चाहे बड़े बड़े ठेकेदार वहां काम करते हैं, कभी कोई नक्सलाइट विरोध नहीं करता। और बड़ी आसानी से वहां के व्यापारी, उनका जो मालिक है, वो दुख में जीते हैं, लेकिन रत्न करवा धरती उनके पास है, वनों से आच्छादित भूमि है, लेकिन जब उसका उपयोग करना होता है तो ये गठजोड़ चलता रहता है, कोई इसका विरोध नहीं करता। तो सचमुच इनके साथ एक अन्याय हो रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं फिर से गृह मंत्रालय को और विशेष रूप से हमारे मंडल निदेशक महोदय को, जिन्होंने बड़ी इस जो मूल भावना थी इस कैंप का, उस पर 24 घंटे मेहनत करके उसे पूर्ण मूल भावना की जितनी कसौटी होती है उस पर मंडल कार्यालय खड़ा उतरने का कोशिश किया। ये प्रतिभागियों के बातचीत से आपको महसूस हुआ। और आगे बहुत सारे, क्योंकि 9 करोड़ 10 करोड़ लोग में बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जिन्हें अवसर मिलता है। मैं इनसे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर जाएं और वो जो करोड़ों नौजवान कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, उन्हें जरूर इन बात को बताएं, अपने भावनाओं को शेयर करें। और उन्हें जो महापुरुषों ने जो हमारे सामने बात की और जो सच्चाई का आपके सामने बताया व्यवहारिक बातों को, उनको भी बताएं। और ज्यादा से ज्यादा गृह मंत्रालय ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे। इस निवेदन के साथ मैं सभी सम्मानित अतिथिगण जिन्होंने अपने व्यस्त समय को हमारे और हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए दिया है, उनके प्रति मैं नेहरू युवा केंद्र के परिवार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जबकि चारों तरफ मौका परस्ती, जुल्म के घने साए, धर्म और जात के नाम पर उन्माद दिखाई देता हो, ये ज़रूरी हो जाता है कि अच्छे कल के सपने देखे जाएं और उन्हें सच करने की कोशिश की जाए। एक सुनहरे कल के सपनों को बचा कर रखना ज़रूरी है। पाश के शब्दों में सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हम नौजवान सन्नाटे और बेबसी के साए तले अपना वक्त नहीं गंवाना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि अमन और प्रेम, दोस्ती व भाईचारे का पैगाम हर तरफ फैल जाए। गोपाल दास नीरज ने कहा, अब तो मज़हब कोई ऐसा ही चलाया जाए जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए। हमको हमारे दौर की सच्चाइयों से और जीवन समस्याओं से हर रोज़ संघर्ष करना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन वो राष्ट्रीय तंजीम है जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब और साझी विरासत और साझी शहादतों से हासिल की हुई आज़ादी को बचा कर रखने की ज़रूरत को समझता है और उसके ज़रिए नौजवानों को बार बार अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता रहता है। झुग्गियों में झोपड़ी में खेत की मुंडेर पर, झुग्गियों में झोपड़ी में खेत की मुंडेर पर, जिंदगी के बीच में घिरा हुआ है हर बशर। ये बेड़ियां जो हालतों की तोड़ कर नजर उठा, ये जिंदगी हसीन है सफर नया। ये जिंदगी हसीन है सफर